हेलो गाइज, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का रिविजन करवाने वाला हूँ। गाइज, अब चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से सीलिया के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए, हवा को फिल्टर करना। ऑप्शन नंबर बी, हवा को गीला करना। ऑप्शन नंबर सी, हवा को गर्म करना। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सीलिया होता है, ये सीलिया क्या होता है? तो ये सीलिया हमारे जो नाक के बाल होते हैं, इन नाक के बालों को क्या कहा जाता है गाइज? इन नाक के बालों को साइंस में सीलिया कहा जाता है। और आपको पता है हमारे नाक के बाल कहाँ स्थित होते हैं? हमारी जो नाक की गुहा होती है, इस नाक की गुहा में हमारे नाक के बाल उपस्थित होते हैं। और आपको पता है इन नाक के बालों का कार्य क्या है? तो यह हमारी हवा को फिल्टर करता है। कहने का मतलब हमारी हवा के साथ में आए हुए धूल मिट्टी के कणों को छानता है। नंबर 2 पर हवा को गीला करता है। दोस्तों, यह हवा में नमी उत्पन्न कर देता है, जिससे कि हमारे फेफड़ों के पास ये आसानी से पहुंच सके। नंबर 3 पर हवा को गर्म कर देता है। दोस्तों, ये क्या करता है? हमारी हवा होती है, उसके तापमान को थोड़ा सा बढ़ा देता है, उसे गर्म कर देता है, जिससे वह हमारे लंग्स के पास आसानी से पहुंच सके। मैं आपको फिर रिवीजन करवाता हूं। दोस्तों, सीलिया क्या होता है? तो सीलिया हमारे नाक के बाल होते हैं। बात क्लियर है? ये नाक के बाल कहाँ स्थित होते हैं? तो हमारी नोजल कैविटी में, नाक की गुहा में स्थित होते हैं। इनका कार्य क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनका कार्य है हवा को फिल्टर करना, हवा को गीला करना और हवा को गर्म करना। तो दोस्तों, ये तीनों ही कार्य हमारे नाक के बालों के होते हैं। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइज। अब चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, ग्रहण क्षेत्र किस तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए, श्वसन तंत्र का। ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जन तंत्र का। ऑप्शन नंबर सी, प्रजनन तंत्र का। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन तंत्र का। दोस्तों, यह ग्रहण क्षेत्र होता है। दोस्तों, ये नोजल कैविटी में उपस्थित होता है। जो ग्रहण क्षेत्र होता है, ये नोजल कैविटी में यानी नाक की गुहा में स्थित होता है। नाक की गुहा में स्थित होता है ये ग्रहण क्षेत्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ग्रहण क्षेत्र किस तंत्र का हिस्सा है? तो आपको ध्यान रखना है श्वसन तंत्र का हिस्सा है। दोस्तों, ग्रहण क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? तो दोस्तों, यह नाक का वह हिस्सा होता है जो सुगंध वाले संकेतों को मस्तिष्क तक लेकर जाते हैं। अर्थात यह है दोस्तों, जो ग्रहण क्षेत्र होता है, इसमें न्यूरॉन होते हैं। और ये न्यूरॉन क्या करते हैं? जो सुगंध होती है, जो सुगंध के संकेत होते हैं, इस सुगंध के संकेतों को मस्तिष्क तक लेकर जाने का कार्य करते हैं। ग्रहण क्षेत्र को ओल्फैक्टरी रीजन भी कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, नाक के पानी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, श्लेष्मा। ऑप्शन नंबर बी, नासा छिद्र। ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो मैं आपके बता दूं कि जो नाक का पानी होता है, इस नाक के पानी को श्लेष्मा कहा जाता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, नाक में नाक की गुहा होती है, नोजल कैविटी होती है, नाक की गुहा होती है। इस नाक की गुहा में दोस्तों एक परत होती है और उस परत को कहा जाता है श्लेष्मा परत। उस परत को क्या कहा जाता है? श्लेष्मा परत कहा जाता है। और दोस्तों, इस श्लेष्मा परत से एक पानी निकलता है और दोस्तों उस पानी को नाक का पानी कहा जाता है। और नाक का पानी को साइंस में क्या कहते हैं दोस्तों? श्लेष्मा कहते हैं। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों, हमारी नाक में नाक की गुहा होती है। नाक की जो खाली जगह होती है उसे नोजल कैविटी या नाक की गुहा कहा जाता है। इस नाक की गुहा में एक परत होती है दोस्तों, उसे श्लेष्मा परत कहा जाता है। यह परत क्या करती है? एक पानी का श्रावण करती है, एक पानी को निकालती है और उस पानी को नाक का पानी या फिर श्लेष्मा कहा जाता है। बात
आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, वह पथ कौन सा है जो पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र दोनों में कॉमन होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रास नली, ऑप्शन नंबर बी वायु नली, ऑप्शन नंबर सी लेरिक्स, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रास नली। दोस्तों ग्रास नली को इंग्लिश में कहा जाता है फेरिक्स। क्या कहा जाता है? फेरिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइज? फेरिक्स कहा जाता है। और ये फेरिक्स दोस्तों वह मार्ग होता है जहां से पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का पथ कॉमन होता है, अर्थात भोजन और वायु जिस कॉमन पथ से निकलती है उस कॉमन पथ को दोस्तों क्या कहा जाता है? ग्रास नली या फिर फेरिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, लेरिक्स किस पाइप पर उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रास नली पर, ऑप्शन नंबर बी वायु नली पर, ऑप्शन नंबर सी दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा वायु नली। दोस्तों वायु नली पर लेरिक्स उपस्थित होता है। और आपको पता है इस लेरिक्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है गाइज, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। इसे ध्वनि यंत्र भी कहा जाता है, इसे ध्वनि यंत्र भी कहा जाता है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। दोस्तों होता क्या है, जब हम श्वास लेते हैं तो इस लेरिक्स में कंपन होता है। और दोस्तों कंपन से क्या होता है? कंपन से आवाज बनती है। और दोस्तों आवाज को शब्दों का रूप कौन देती है? हमारी जीभ देती है। और दोस्तों अपन को कौन सी भाषा बोलनी है ये हमारा मस्तिष्क तय करता है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? मैं एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं कि वायु नली होती है, इस वायु नली के ऊपर की तरफ लेरिक्स लगा होता है। ये लेरिक्स का अन्य नाम होता है साउंड बॉक्स, ध्वनि यंत्र या वॉइस बॉक्स। आपको पता होगा दोस्तों जब हम श्वास लेते हैं तो लेरिक्स में कंपन उत्पन्न होता है। कंपन से दोस्तों आवाज बनती है और आवाज को शब्दों का रूप दोस्तों हमारी जीभ देती है। और मस्तिष्क क्या करता है? हमें कौन सी भाषा बोलनी है ये तय करता है। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के वॉइस बॉक्स को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेरिक्स, ऑप्शन नंबर बी सेरिक्स, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सेरिक्स। दोस्तों सेरिक्स किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पक्षियों का जो वॉइस बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है या फिर मैं कह सकूं ध्वनि यंत्र होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे सेरिक्स कहा जाता है। और लेरिक्स किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जानवरों का जो वॉइस बॉक्स होता है, जानवरों का जो वॉइस बॉक्स होता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे लेरिक्स कहा जाता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे श्वसन तंत्र की पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों उसके अलावा मैंने विटामिन के अलावा दोस्तों मैंने ब्लड और दोस्तों प्रजनन तंत्र के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रखे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलता हूँ गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, वायु नली से संबंधित सत्य कथन है? ऑप्शन नंबर ए यह एक पाइप है, ऑप्शन नंबर बी हवा को फेफड़ों तक पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर सी इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सी आकार के छल्ले लगे होते हैं, और ऑप्शन नंबर ई है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी होगा। क्योंकि दोस्तों ये एक प्रकार का पाइप है, बिल्कुल सही बात है। ये हवा को फेफड़ों तक पहुंचाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और इसको फटने से रोकने के लिए दोस्तों इसमें उपास्थि के हाइलिन उपास्थि के छल्ले लगे होते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि वायु नली में उपास्थि के जो छल्ले लगे होते हैं वो किस उपास्थि के लगे होते हैं, तो दोस्तों हाइलिन उपास्थि के लगे होते हैं। मैं लिख देता हूं, हाइलिन उपास्थि के छल्ले लगे होते हैं, हाइलिन उपास्थि के छल्ले लगे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वायु नली में जो सी आकार के छल्ले लगे होते हैं जो कि अपनी वायु नली को फटने से रोकते हैं, उसमें जो उपास्थि में जो छल्ले लगे होते हैं वो किस उपास्थि के लगे होते हैं, तो दोस्तों हाइलिन उपास्थि के लगे हुए होते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइज? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त
सभी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, ब्रीथिंग एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए श्वास लेना व श्वास छोड़ना, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज का टूटना और ऊर्जा का बनना, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए श्वास लेना व श्वास छोड़ना दोस्तों क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। जबकि ग्लूकोज का टूटना और ऊर्जा का बनना क्या कहलाता है? तो दोस्तों रेस्पायरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन कहलाता है। रेस्पायरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है गाइज? रेस्पायरेशन कहलाता है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, जब आप श्वास छोड़ते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 16%, ऑप्शन नंबर बी 3 से 4%, ऑप्शन नंबर सी 78%, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 3 से 4%। कितना होगा गाइज? ऑप्शन नंबर बी 3 से 4% होगा। दोस्तों जब आप श्वास छोड़ते हो तो ऑक्सीजन तो छोड़ते हो 16%, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों वो छोड़ते हो 3 से 4%, और दोस्तों 78% छोड़ते हो आप नाइट्रोजन। जबकि आप श्वास लेते हो तो श्वास लेते समय कितनी प्रतिशत श्वास लेते हो? तो दोस्तों ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन तो लेते हो 21%। दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये लेते हो 0.03%। जबकि दोस्तों जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन तो सिर्फ 78% ही आप लेते हो और 78% ही छोड़ते हो। एक बार दोस्तों मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं, जब आप श्वास छोड़ते हो तो ऑक्सीजन 16% छोड़ते हो, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो तो 3 से 4% छोड़ते हो, जब आप नाइट्रोजन छोड़ते हो तो 78% छोड़ते हो, और जब दोस्तों आप श्वास लेते हो तो ऑक्सीजन तो 21% लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हो और नाइट्रोजन 78% लेते हो। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइज। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों का श्वसनीय वर्णक होता है। ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, स्तनधारियों का जो श्वसनीय वर्णक होता है वो दोनों ही होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ हीमोग्लोबिन मिले तो आपको हीमोग्लोबिन करना है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको पूरे शरीर में घुमाने का कार्य कौन करता है? ये हीमोग्लोबिन करता है लगभग 97%, और दोस्तों 3% करता है प्लाज्मा। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि स्तनधारियों में जो श्वसनीय वर्णक होता है वो कौन है? तो हीमोग्लोबिन तो 97% ऑक्सीजन को हमारे शरीर में घुमाता है और प्लाज्मा 3% घुमाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही हमारे स्तनधारियों के श्वसनीय वर्णक हैं। लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर ऑप्शन में आपको हीमोग्लोबिन दिखे तो हीमोग्लोबिन को प्राइवेसी देनी है, हीमोग्लोबिन को प्राथमिकता देनी है। बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, मोलस्का और ऑर्थोपोडा संघ के प्राणियों का श्वसनीय वर्णक होता है। ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी हीमोसाइनिन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हीमोसाइनिन। दोस्तों आपको पता है जो हीमोग्लोबिन होता है ये तो है स्तनधारियों का श्वसनीय वर्णक। दोस्तों हल्के में मत लेना इन क्वेश्चनों को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, रीट में पूछा हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ये हीमोग्लोबिन वाला। दोस्तों हीमोसाइनिन जो होता है ये मोलस्का और ऑर्थोपोडा संघ के प्राणियों का श्वसनीय वर्णक होता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट में आप कितनी बार श्वास लेते हो? तो ऑप्शन नंबर ए है 12 से 16 बार, ऑप्शन नंबर बी है 18 से 20 बार, ऑप्शन नंबर सी है 10 से 12 बार, ऑप्शन नंबर डी है 20 बार। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 12 से 16 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, ये स्वस्थ व्यक्ति दोस्तों एक बार में 12 से 16 बार सांस लेता है, जबकि जो बच्चा होता है ये बच्चा दोस्तों 18 बार श्वास लेता है। 1 मिनट में 18 बार श्वास लेता है, जबकि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वास लेता है। बहुत सारी पुस्तक दोस्तों 16 से 18 कर रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको 12 से 16 ही आंसर देना है। और बच्चों के बारे में पूछा जाए तो बच्चे एक बार में 18 बार नहीं 20 बार श्वास लेते हैं।
कितने बार श्वास लेते हैं दोस्तों? 20 बार श्वास लेते हैं बच्चे 1 मिनट में। बात क्लियर है? अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, टिंडल आयतन का मान होता है प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए 500 ml, ऑप्शन नंबर बी 200 ml, ऑप्शन नंबर सी 300 ml, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 500 ml। सबसे पहले आपको ये पता है कि टिंडल आयतन क्या होता है। तो दोस्तों आपने 1 मिनट में कितना श्वास लिया और कितना श्वास छोड़ा उसका आयतन निकाले दोस्तों, तो उसे टिंडल आयतन कहा जाता है। प्रति मिनट में पूछा है तो प्रति मिनट में उसका आयतन कितना होगा गाइज? 500 ml होगा। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का श्वसनीय ईंधन होता है। मानव शरीर का श्वसनीय ईंधन होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज, क्योंकि दोस्तों ग्लूकोज को ही ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ा जाता है और दोस्तों क्या क्या बनाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव शरीर का जो श्वसनीय ईंधन होता है दोस्तों वो कौन है? ग्लूकोज है। बात क्लियर है? अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एटीपी को, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन को, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एटीपी को कहा जाता है। और एटीपी की फुल फॉर्म पता है आपको क्या होता है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है गाइज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में लिख देता हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है एटीपी को। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी एटीपी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही दोस्तों। जब C6H12O6 को दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और दोस्तों ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये तो हो गए अभिकारक और ये हो गए दोस्तों उत्पाद। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन की क्रिया में जो अंतिम उत्पाद होता है दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा होती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पायरोमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लेक्टोमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्पायरोमीटर के द्वारा। स्पायरोमीटर के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया का मापन किया जाता है, जबकि लेक्टोमीटर के द्वारा दोस्तों दूध का मापन किया जाता है। दूध का मापन किया जाता है। बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, दिमाग के किस भाग द्वारा श्वसन प्रक्रिया का संतुलन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पोन्स वेरोली, ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लेंगाटा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पोन्स वेरोली। दोस्तों दिमाग के किस भाग के द्वारा श्वसन प्रक्रिया का संतुलन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पोन्स वेरोली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्वसन तंत्र को नियंत्रण कौन करता है, तो दोस्तों श्वसन तंत्र को जो नियंत्रण करता है वो करता है मेडुला ओब्लेंगेटा। श्वसन तंत्र को नियंत्रण तो करता है मेडुला ओब्लेंगेटा, और श्वसन प्रक्रिया का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? पोन्स वेरोली करता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। दोस्तों हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है 97%, और दोस्तों प्लाज्मा करता है
3%। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्योंकि दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है ये करता है 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, जबकि जो प्लाज्मा होता है ये करता है 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, जबकि दोस्तों जो कार्बनिक अम्ल होता है ये करता है लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। हीमोग्लोबिन दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में परिवहन करता है 20 से 25%, प्लाज्मा करता है 7%, कार्बनिक अम्ल करता है 70%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज आज का अंतिम क्वेश्चन है, दायां फेफड़ा में लोब की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 3। आपको पता है जो दायां फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है और इसमें 3 लोब होते हैं। लोब का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि हमारा ये फेफड़ा है और इस फेफड़ा में दोस्तों इस तरीके से 3 भागों में बटा हुआ होता है, तो इन्हें कहा जाता है लोब, इन्हें कहा जाता है लोब कहा जाता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जबकि जो बायां फेफड़ा होता है इसमें लोब की संख्या होती है दोस्तों 2 और ये दोस्तों छोटा होता है, ये दोस्तों छोटा होता है। बात क्लियर है? तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।